नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर आपने देखा और लांगराज मेथड का हमने एक शानदार सवाल किया था। वो क्या है कि लास्ट लेक्चर में मैंने रात को 12-1 बजे समथिंग वो शूट करा था, तो उसमें मेरे को लास्ट में नींद आ रही थी। अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो मैं ऐसे बोल रहा था, हाँ इसको कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट आप हुए होंगे वहाँ पे। अगर मैं, हालांकि मैंने कोशिश तो काफ़ी अच्छी करी थी उसके अंदर, लेकिन बहुत ही तगड़ी नींद आ रही थी यार। 4 या 5 घंटे की नींद मैंने ली थी रात को। फिर वापस रात को 12-1 बजे तक मैं सो रहा था, इसलिए उस लेक्चर में थोड़ा सा आपको जोश कम दिखा होगा। अरे उसकी कमी इस लेक्चर में पूरा कर देंगे अपन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे कि हमने लांगराज मेथड को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लिया है कि लांगराज मेथड क्या होता है और उसमें क्या काम करते हैं अपन, ठीक है। अब जितने भी सवाल आएंगे वो एकदम दांसू सवाल रहेंगे, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे। और अगर मैं अब इनके नोट्स प्रोवाइड ना भी करूं तो उनको बना लेना साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लिखा है और एक एक को समझाया भी है। बात क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सवाल आपको सामने दिख रहा है। मैंने देखा कि इसके अंदर u का मान दे रखा है a⁻3 x² b⁻3 y² c⁻3 z², जबकि 1/x 1/y 1/z बराबर 1 दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि u के स्तब्ध मान निम्न प्राप्त होते हैं। किसके बारे में बोल रहा है भैया? यानी कि x y z जो मेरे पास में है वो ये मिलेंगे आपको यहाँ पे, और समीशन a बराबर a + b + c आपको ये लेके आना है। अब देखो, सवाल शानदार नहीं है, तगड़े सवाल हैं, तगड़े, आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। अब इनमें क्या है कि दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कैलकुलेशन, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसके अंदर। अब क्या, बच्चे का अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो सोचेगा कि यार ऐसे सवाल को देखकर वो सामने से डर जाएगा। वो सोचेगा कि यार इसको कैसे करेंगे, पता नहीं ये सवाल होगा कैसे। तो इसलिए अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ ना करें और बढ़िया तरीके से इसको डिफेंड करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला नियम क्या कहता है अपना? तो बच्चे कहेंगे गुरुजी पहला नियम तो यही कहता है कि सबसे पहले अपने को डेरिवेटिव करना है। चलो भैया फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं अपन। आंसर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन को। तो यहाँ पे देखो u मेरे को दे रखा है वो यहाँ पे a⁻3 x² प्लस में b⁻3 y² प्लस में c³ z² समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दे रखा है, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 हमारे पास क्या है भैया, 1/x है प्लस 1/y है प्लस में 1/z, समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों का क्या करें अपन? इन दोनों का भैया चुपचाप से आप डेरिवेटिव कर दो। कौन सा डेरिवेटिव? टोटल डेरिवेटिव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। टोटल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप सभी को पता है कि यार u का जो डेरिवेटिव होगा वो du होगा। यहाँ पे a³ तो कांस्टेंट हो जाएगा, x² का 2x a⁻3 और x का dx प्लस में यहाँ पे देखो 2y डॉट में b⁻3 और dy आ जाएगा प्लस में 2z c⁻3 डॉट में dz। बात क्लियर? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि सवाल तो आपने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। अब क्या करें गुरुजी, सेकंड इक्वेशन का भी डेरिवेटिव कर दो भैया फटाफट से। 1 का तो आ गया 0 इज इक्वल टू, अब 1/x 1/y 1/z का डेरिवेटिव आप जानते हो। 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस का 1/x²। फिर x का क्या होगा भैया, dx होगा। वैसे ही माइनस का 1/y² डॉट में dy, वैसे ही माइनस का 1/z² डॉट में dz। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तीनों में से अगर मैं कॉमन लेके इधर 0 की तरफ भेज दूँ तो भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करता हूँ, अगले स्टेप में कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे गुरुजी एक स्टेप कहाँ खा गए। तो यहीं लिख दूँ, काम हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 1/x² प्लस में 1/y² प्लस 1/z² डॉट में dz डॉट में dy और डॉट में dx। बात क्लियर?
तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 3, इसको नाम दे सकते हो आप, और ये मेरे पास समीकरण नंबर 4 आ गई है। अब एक बात बताओ, अब क्या करें? जब भी ऐसे सवाल देखने को मिले तो डरना नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, लेकिन जो हम काम जानते हैं वो तो करें कम से कम। तो देखो ये हमने कुछ नया नहीं किया, यहाँ पे हमने वही काम किया जो हमें पता था। अब क्या करना है? अब आप कहेंगे गुरुजी कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास जो यू वाली टर्म है, समीकरण नंबर जो 3 है, उसको तो मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है। और समीकरण नंबर मेरे पास जो कौन सी है, दूसरी नहीं, अरे दूसरी नहीं, फोर्थ वाली, उस फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है लैम्डा से। भाई यही तो करना है। तो अब क्या करें भैया, यहाँ पर उसको लैम्डा से कर देते हैं, इसको इससे कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या करा, यहाँ पे देखा समीकरण नंबर 3 को देखा, समीकरण नंबर 3 में देखा कि यार यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, गुणांकों को बराबर करके चलना पड़ेगा। लैम्डा म्यू से मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन इक्वेशन को ध्यान से देखो, कौन सी इक्वेशन में कौन सा गुणांक आ रहा है। तो मैंने देखा कि समीकरण नंबर 3 में 2 2 2 निकल के आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है, इसका भी आंसर दिया है। और क्या चाहिए बताओ भैया फटाफट से। ठीक है, क्लियर मामला। अब क्या करना है भैया, कुछ भी नहीं करना, हमारे पास में अब इन दोनों को जोड़ दो आपस में। ये मैंने जोड़ दिया। अब देखना डी यू मेरे पास ऐसे कैसे इज इक्वल टू में, भाई ये मेरे पास समीकरण नंबर 3 तो ऐसे कैसे रहेगी ना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं करेंगे अपन। देखो 2x ए की पावर 3 डॉट में डी एक्स प्लस में 2y डॉट बी की पावर 3 डी वाई प्लस में 2z सी की पावर 3 और डी जेड। ये ब्रैकेट बंद आपने कर दिया है। उधर दिख रहा होगा सभी को, नहीं दिख रहा है तो भैया हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं। नाराज क्यों हो रहे हो, फटाफट चलो भैया हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या करें, अब हम करेंगे प्लस में 2 लैम्डा मल्टीप्लाई। सवालों को इस प्रकार किया करो कि भैया अब क्या होगा, मजा आने वाला है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे पिक्चर में नहीं होता कि भैया हीरो आ गया, अब एंट्री हो गई हीरो की, अब मारेगा हीरो। तो बस आराम से पेशेंस के साथ में सवालों को समझा करो तरीके से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी है देखो, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर डॉट में डी एक्स प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई प्लस में 1 अपॉन में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी जेड। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं? तो बच्चे कहते हैं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, इसके आगे भी हम जानते हैं क्या करना है। गुरुजी इसके आगे हमें क्या करना है कि जो dx, dy और dz के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, उनको अलग अलग कर लो। तो मैंने कहा भैया शाबाश, अगर यहाँ तक भी आपको पता है ना तो फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे x का गुणांक अलग कर लिया, लेकिन एक छोटी सी बात और है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और इसके मल्टीप्लाई में भी 2 है, मतलब सभी जगह 2 तो आ रहा है। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 को बाहर ले लिया है, ले लिया बाहर। अब अंदर देखो हमने यहाँ पे a की पावर 3x प्लस में, अब देखो मैंने क्या करा, केवल x के गुणांकों को लिया है। तो देखो प्लस में क्या जाएगा हमारे पास, लैम्डा भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन में एक्स स्क्वायर, और बाहर की तरफ क्या जाएगा अपना डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या करा भैया, डी वाई के कोफिशिएंटों को कॉमन ले लिया। तो मैंने यहाँ पे देखो प्लस लगाया बीच में, बी की पावर 3 वाई डॉट में डॉट नहीं प्लस आएगा लैम्डा अपॉन में वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आपका डी वाई भी ऐसे कैसे है। प्यारे बच्चों प्लस करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर देखो सी की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई में जेड प्लस में लैम्डा अपॉन में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास में डी जेड है, और ब्रैकेट हमने चुपचाप बंद कर दिया है। अब मैंने अपनी क्लास में एक बच्चा बैठा है राहुल नाम का, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है। अब इस बच्चे से मैंने पूछा कि अब क्या करे राहुल आगे, तो राहुल कहता है कि सर क्या प्रॉब्लम है, ये आपने जो dx, dy और dz की जो कोफिशिएंट आपने निकाले हैं, इन कोफिशिएंटों को 0 के बराबर कर दो। किसके लिए, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, स्तब्ध बिंदुओं के लिए इनको 0 के बराबर कर दो। और यही तो अपन करते आए हैं,
पिछले जितने भी सवाल करे हैं अपन ने 3 4 5 सवाल, उनमें यही तो किया है अपन ने, इसके अलावा क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। बताओ भाई, है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे आगे चलते हैं थोड़ा सा और इनको 0 के बराबर कर देते हैं। चलो हम आगे, चलो फटाफट से अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो पीछे का पूरा आपने उतार लिया है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब देखना ध्यान से, अब हमने स्टेशनरी पॉइंट के लिए यहाँ पे लिख लो, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हिंदी में लिख लो भैया स्तब्ध स्तब्ध बिंदुओं के लिए। स्तब्ध बिंदुओं के लिए अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम सिंपल सी बात है यार, ए की पावर 3x प्लस में लैम्डा अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये मेरे पास समीकरण नंबर 5। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं कि b की पावर कितना था, b की पावर 3y प्लस में लैम्डा अपॉन में वाई स्क्वायर बराबर में 0, समीकरण नंबर 6। उसी प्रकार c की पावर 3z प्लस में लैम्डा अपॉन में जेड स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज काम होता है, कभी भी देख लेना। जैसे यहाँ पे देखो लैम्डा अपन में एक्स स्क्वायर, लैम्डा अपन वाई स्क्वायर, लैम्डा अपन जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3 और एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में है। तो वैसे सवाल आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। अगर आप चाहकर खुद ही बोलोगे कि मैं परेशान होना चाहता हूँ तो वो परेशान करेगा आपको। अब कल के क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था कि लांगराज मेथड का एक और स्टेप मैंने ऐड करा था कि यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने 0 के बराबर कर दिया इनको। उसके बाद अब क्या करना है, चुपचाप आप समीकरण नंबर 5 को मल्टीप्लाई कर दो x से, समीकरण नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर दो y से और समीकरण नंबर 7 को मल्टीप्लाई कर दो z से और इनको आपस में जोड़ दो चुपचाप। जैसे ही मैंने जोड़ा, अब ध्यान से सुनना कान खोलकर, अब समीकरण नंबर 5 को मैंने x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो a क्यूब एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 6 को मल्टीप्लाई करूंगा y से बी क्यूब वाई स्क्वायर, सी क्यूब जेड स्क्वायर। अब इसमें देखो मैंने क्या करा, जो पर्सनल ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको मैंने एक तरफ लिख लिया। तो a की पावर 3 एक्स स्क्वायर, भैया मेरे साथ साथ बोलेंगे और गाने भी गाएंगे, b की पावर 3 वाई स्क्वायर, सी की पावर 3 जेड स्क्वायर। फिर प्लस मेरे पास में आएगा, यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहाँ पे लैम्डा कॉमन ले लूँगा तो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी कहानी बताऊँ आपको। मेरे पास में गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा था आज से 20 साल पहले। तो उस गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल ही है रे यार तो गवर्नमेंट स्कूल में मैं पास से निकल रहा था, तो हम भी जब बचपन में छोटे छोटे थे तो बोलते नहीं है क्या, ABCDEFGHI, तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे बच्चे। तो फिर मैं देखा यार हम भी इसी स्कूल में पढ़े थे, तो फिर वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं मैं वहाँ पे गया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने पढ़ाया था हमको भी, तो मैंने बातचीत करी, ठीक है, चरण स्पर्श भी करे। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा लगा आप आए, ठीक है। मैं काफ़ी देर बातचीत करके आया था, तो पुरानी यादें ताज़ा करके आया कल मैं। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के नहीं, आधा किलोमीटर ही मान लो आप। मैं वहाँ को जा रहा था पैदल पैदल, ऐसे खेतों में घूम रहा था मैं। तो अब स्कूल चल रही थी, मैंने आवाज़ सुनी दूर से बच्चों की आवाज़ आ रही है, छुट्टी होने वाली थी उस टाइम पे, शाम शाम का टाइम था। तो फिर बच्चे बोल रहे थे तेज, मैं भी चला गया देख के आते हैं स्कूल के अंदर। तो माहौल सरकारी स्कूल का अलग ही रहता है, खासकर छोटी क्लास में बात करूँ ना, पढ़ाई का लेवल अच्छा है, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, काम चला देते हैं। लेकिन बड़ी मतलब जैसे स्कूल हो गई उसके बाद में क्या है, एक तो क्या बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं, टीचर की बात सुनते नहीं हैं, और उसके साथ साथ में फिर टीचर भी क्या लापरवाही करते रहते हैं। बड़ी मतलब जैसे क्लास 10th में हो गई, 12th में हो गई, कुछ टीचर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, लेकिन कुछ तो क्या है कि बिल्कुल ही लापरवाह हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार गवर्नमेंट नौकरी है रे यार, क्या फ़र्क पड़ता है, गए स्कूल में जाए और जाके आ गए, बस कुछ पढ़ाया नहीं है, बैठे आराम से बच्चे। बच्चों को क्या चाहिए,
आधे से बच्चे पीछे से फरार हो जाते हैं। तो ये अपना गवर्नमेंट स्कूल का हाल है। तो ये तो था आपके माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका, ठीक है। अब करना फोकस पूरी सही तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा था, ठीक है। थोड़ा बहुत जो नया पॉइंट आएगा अब सुनना ध्यान से। भाई मुझे एक बात बताओ, समीकरण नंबर 1 आप अगर देखोगे पीछे पेज पलट के, तो समीकरण नंबर 1 आपको दिखेगा, ये पूरी जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू किसकी, यू की। समीकरण नंबर 2 आप चेक करोगे तो ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, u प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई 1 बराबर 0। तो कहने का मतलब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आगे निकल के, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का u मेरे पास निकल के आ गया। तो लैम्डा बराबर माइनस का u मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं क्या करूं, इनका इस लैम्डा का क्या करूं मैं, इस लैम्डा को समीकरण नंबर 5, 6 और 7 में रख दो, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा में भी हमने यही काम किया था। यहाँ पर भी आप देखो, जो भी हमने कांस्टेंट माना था ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, लैम्डा बराबर माइनस का u। और लगभग 95% जो क्वेश्चनों का पैटर्न है इस वाली एक्सरसाइज में यही है, सब में यही काम कर रहे हैं। यहाँ पे मान निकालो लैम्डा का, यहाँ पे मान को पुट कर दो। तो फटाफट आप वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो सबसे ऊपर देखो, a की पावर 3 x माइनस का आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू है माइनस का u स्क्वायर। तो u अपॉन में x स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो देखो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगा और माइनस का u, और अपॉन में जो आप एलसीएम लोगे वो तो 0 के पास चल जाएगा, बराबर में 0 कर दो भैया। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हालांकि कमेंट तो खैर कैसे करोगे। चलो अब मेरी बात सुनो, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू को निकालूँ तो निकाल सकते हो क्या आप? बच्चे कह रहे हैं गुरुजी अब इतना सा काम भी तो नहीं हो, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। x की पावर 3 बराबर u अपॉन में a की पावर 3, सही हूँ मैं? अगर मैं यहाँ पे x का मान निकालूँ तो x बराबर u की पावर हो जाएगी 1/3, और a की पावर 3 तो पहले से ही है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये मेरे पास x का मान निकल के आ गया, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण नंबर आपका 6 आपके सामने दिख रहा है भैया, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। समीकरण नंबर 6 आप ये रहा आपके सामने, तो देखो b की पावर 3 y और माइनस का u मेरे पास अपॉन में y स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 0। इसको सोल्व करोगे इसी प्रकार आपको y बराबर वैल्यू जो मिलेगी वही आपको u की पावर जो है वो 1/3 ही देखने को मिलेगी, लेकिन अपॉन में a है तो यहाँ पे अपॉन में b आ जाएगा। इसी प्रकार करके आप क्या लिख दो भैया, इसी प्रकार। और टीचर कभी भी आपके इसके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे z का जो मान है वो आ गया मेरे पास u की पावर 1/3 अपॉन में वही आपका c आ चुका है। अब क्या करूं मैं इसका मैं क्या करूं? अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ करना चाहूं तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं। पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। देखो भैया, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड कौन सी अपनी, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y प्लस 1 अपॉन में z बराबर 1। आपके पास में x का मान है, y का मान है, z का मान है, आंख बंद करके मान को पुट कर दो। अब x का मान रखोगे, a ऊपर चल जाएगा आपका, तो a अपॉन में u की पावर 1/3 प्लस b अपॉन में u की पावर 1/3 प्लस मेरे पास c अपॉन u की पावर 1/3 बराबर क्या है मेरे पास 1 है। एलसीएम ले लोगे आप, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास में क्या आएगा भैया, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूं तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर तो वैसे लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि स्तब्ध बिंदु के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे u की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और यही आपका आंसर है। जाके चेक करिए भैया फटाफट से, अभी के अभी आप चेक करोगे तो आपको यही आंसर लेके आना पड़ेगा, जाके देख सकते हो।
देख लो भैया। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो भैया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ भाई, तो मामला क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है ना, उतार भी लिया होगा आपने इसको। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि सर अपने आंसर तो कुछ और लाना था लेकिन ये आ कुछ और रहा है। मैंने कहा यार क्या बात हो गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है कि सर आप एक बार देखो आंसर को, पीछे आंसर कुछ और आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है ना वो लेके आते हैं अपन। सुनना ध्यान से, अब एक बात ध्यान सुनना, आप अगर पीछे जाके देखोगे ना तो क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं, थोड़ा सा, बस इतना कर रहा हूं। अब मेरे बात सुनना, आपको क्वेश्चन में एक छोटी सी बात दी हुई है। क्या दी हुई है? ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ नहीं करना, ये आपको गिवन है कि समीशन जो हमारे पास में ए है वो ए प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है आपको, समीशन ए प्लस बी प्लस सी। बात क्लियर है ना? तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ध्यान से तो आपको लेके आना था x बराबर समीशन ए अपॉन में ए। तो मुझे एक बात बताओ, x बराबर आपके पास वैल्यू कितनी है? u की पावर 1/3 अपॉन में a, और u की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी प्लस सी। और आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी को मैं यहाँ पे समीशन a भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हो आप कि भाई यहाँ पे u की पावर 1/3 है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? a प्लस बी प्लस सी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि समीशन a बराबर है u की पावर 1/3 के। तो मैं u की पावर 1/3 की जगह यहाँ पे समीशन a भी टिका सकता हूँ। तो समीशन a और अपॉन में क्या है मेरे पास में? a। तो ये आपका आंसर आ चुका है एग्जैक्ट जो आपको लाना था। ठीक है, सेम काम यहाँ पे y के लिए कर दो। y बराबर आपका समीशन b अपॉन में b और z बराबर समीशन c अपॉन में c। ये आपका है एग्जैक्ट आंसर। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। आपको समीशन ए प्लस बी प्लस सी ये दिया हुआ है, ये गिवन आएगा आपके लिए। तो आपने क्या करा कि u की पावर 1/3 को a प्लस बी प्लस सी के बराबर कर दिया। अब आपको होता है कि आपको लेके जो आंसर आना था वो ये लेके आना था, x बराबर समीशन a अपॉन में a। तो ये कैसे आएगा वो आपको पता है। हमने x की, y की और z की जो वैल्यू है उसके अंदर अब वैल्यू को पुट किया है। एक बार आराम से सोच विचार करना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट तरीके से सवाल को मैंने सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तुम आगे चलो। अब एक और सवाल आपके सामने लिख देते हैं, शानदार तरीके से सवाल करना। इतना शानदार सवाल है, आप सोचोगे गुरुजी इतना ज़्यादा लॉजिक इसके अंदर, इतना ज़्यादा लॉजिक वाला सवाल एग्जाम में आ सकता है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा डजेंट मैटर, मुझे पता नहीं है। बस मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आपसे मैंने कह दिया कि सवाल लगभग सारे करवाए जाएंगे, तो लगभग सारे सवाल मैं आपकी कॉपी में करवाऊंगा। अब आपके ऊपर है कि आप केवल, भाई मैंने एनवलप पढ़ाया तो एनवलप भी पढ़ सकते हो आप ओनली। मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको मैक्सिमम मिनिमा, इसके बाद मैं एसिम्पटोट्स भी पढ़ाऊँगा आपको। तीनों टॉपिक जो आपके सिलेबस में वो पढ़ाऊँगा। अब आपकी इच्छा है, जो आप पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भैया आगे चलो मैं, चलो भैया आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल और मैंने आपके सामने लिख दिया है, और ये सवाल नहीं है, ये बवाल है। मतलब ये मान के चलो कि इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसके ऊपर वेरी 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 मोस्ट लगा लीजिए। अब एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। पहले सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं अपन। सवाल क्या कह रहा है आपसे? अधिकतम आयतन वाला वह आयतफल ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्तज, ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, के अंतर्गत बनाया है। आप इसमें एक चीज़ नोट करो, आपको यहाँ पर u का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। मतलब u की वैल्यू मिलती थी अपन को 1,
और उस u की वैल्यू से हम डेरिवेटिव करते थे। सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका भी डेरिवेटिव करते और मामला अपना सेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें उस u की इक्वेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब सोचो कितना इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगर ये सवाल आता है ना तो समझ लो अब बहुत आगे हो। अधिकतर टीचर सवालों करवाते नहीं हैं, और अधिकतर टीचर तो इस वाली एक्सरसाइज को नहीं करवाते। मतलब मैक्सिमम मिनिमा करवाएंगे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के केवल 2 वेरिएबल्स वाला पार्ट करवा के छोड़ देंगे, क्योंकि इन सवालों में बहुत मेहनत लगती है। एक एक सवाल 1-1 घंटा प्रॉपर खा जाता है। एक एक सवाल 1-1 घंटा खाएगा भैया प्रॉपर। ये हैं, इतने दम है इन सवालों के अंदर। चलो भैया देखते क्या कहता है ये सवाल। प्यारे बच्चों, ये सवाल ये कह रहा है आपसे कि अधिकतम आयतन वाला वह आयतफल ज्ञात करो। अगर थोड़ा बहुत हिंट आपको दिख रहा हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपसे क्या बोला जा रहा है कि अधिकतम आयतन वाला मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम वाला एक आयतफल ज्ञात करो। मैक्सिमम वॉल्यूम उसका आनी चाहिए, तो मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर अधिकतम किस में यूज करते हैं? मैक्सिमा के अंदर। तो इतना तो पता चल गया कि हमें इसमें मैक्सिमा निकालनी है। ठीक है, ज्ञात कीजिए जो दीर्घवर्तज, ये मेरे पास में सेकंड आपको इक्वेशन दे रखी है, के अंतर्गत बनाया गया है। इंग्लिश में पढ़े। फाइंड द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? क्या नाम है? पहली बार आपने नाम सुना होगा शायद मेरे हिसाब से, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड। मतलब आपको एक आयतफल चाहिए ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड हुज इक्वेशन इज आपको दिख रही है। कहने का मतलब सवाल को अगर बिल्कुल गौर से सीखा जाए तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर आपको 2 बातें बता रही भैया। एक तो मेरे पास में एक वर्ड आया है नया, जिसे कहते हैं आयतफल, और इसका इंग्लिश में नाम क्या है भैया? रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपाइड। ठीक है, अब इन सभी नामों की जो अपन पीएचडी करेंगे ना, वो करेंगे 3D डायमेंशन के अंदर। जो अपना तीसरा पेपर है ना, बिल्कुल हर एक के बारे में बात करेंगे। स्फीयर के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे कौन के बारे में, और ये जो आपका इलिप्सॉइड है, आपका रेक्टेंगुलर, सब के बारे में बात करेंगे कंप्लीट डिटेल से। डायग्राम कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कंप्लीट। लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल नॉलेज के लिए समझेंगे, ओनली फॉर नॉलेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसने क्या कहा है? इसने ये कहा कि जो आपका दीर्घवर्तज है, ये आपका दीर्घवर्तज जिसकी इक्वेशन आपको सामने दिख रही है। एक बात बताऊं आपको, आपने y² बराबर 4ax जो है, ये आपका पैराबोला होता है। ठीक है, परवलय है होता है, ये परवलय। लेकिन ये जो पैराबोला है ना, इस पैराबोला में हम कुछ परिवर्तन कर देंगे, और परिवर्तन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब 3D के अंदर सीखेंगे। तो इसी पैराबोला को चेंज करके क्या बनाया जाता है? इलिप्सॉइड बनाया जाता है, दीर्घवर्तज बनाया जाता है। दीर्घवर्तज बनाया जाता है, जिसकी इक्वेशन आपको सामने दिख रही है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, देखो पैराबोला का डायग्राम अगर आपसे पूछूं मैं, तो आप कहते हो गुरुजी इस प्रकार बनता है कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसे बना दिया, जैसे कि ये बना दिया। तो ये आपके पास में एक पैराबोला का डायग्राम बनता है। लेकिन दीर्घवर्तज का, इलिप्सॉइड का डायग्राम जो बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत आपको आपके पैराबोला की तरह ही दिखेगा ये, क्योंकि ये पैराबोला से ही मिलकर बना हुआ है इलिप्सॉइड आपका दीर्घवर्तज। मैं यहाँ पे इलिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं गौर करो थोड़ी बहुत है। मैं यहाँ पे दीर्घवर्त इलिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलिप्सॉइड की बात कर रहा हूँ, दीर्घवर्तज की बात कर रहा हूँ। बात क्लियर है कि नहीं है? दीर्घवर्तज की बात कर रहा हूँ। चलो भैया, तो y² बराबर 4x को हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे समझा है। अब कन्वर्ट की कहानी वहाँ पे समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि लिंक से चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा, किसी की भी नहीं आएगी समझ में। अब इसके बाद में इसने क्या कहा है अंदर,
इसने क्या कहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमें एक ऐसा आयतफल, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पैरालो, ये क्या है आप पढ़ लेना रे यार, ठीक है। तो ऐसा आपको एक आयतफल निकालना है जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन मैक्सिमम हो, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आयत के बारे में बात करूंगा तो देखो, आयत तो ये होता है, रेक्टेंगुलर तो ये होता है, लेकिन आयतफल तो ये बात कर रहा है आपके क्यूब और क्यूबॉइड की। घन और घनाभ का नाम सुना है ना आपने, तो 3D के अंदर हम घन और घनाभ पढ़ते हैं। तो अब आपसे ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो घन और घनाभ हम बनाने वाले हैं, भाई घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ जो आपका होता है, क्यूबॉइड होता है, उसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर नहीं होती हैं, कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं। यही तो होता है ना घन और घनाभ, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता है तो सीख लो। ये तो यार 5 छठी क्लास की बात है, घन और घनाभ, ठीक है, कोई बात नहीं है यार, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि अब इसके अंदर आयतफल जो लेने वाले हैं, यानी कि जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपॉइड आप लेने वाले हो, वो आपका होगा या तो घन होगा या फिर घनाभ होगा, या तो क्यूब होगा या फिर आपका क्यूबॉइड होगा। लेकिन इसके बारे में पता कैसे चलेगा, इसके बारे में पता तब चलेगा जब हम यहाँ पे डायग्राम लेके चलेंगे, और डायग्राम लेने के बाद फिर लास्ट में जाके पता चलेगा भाई साइड्स आपस में बराबर हो गई तो वो आपका क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा। लेकिन अभी मैं कैलकुलेशन के लिए क्या मान के चल रहा हूँ भैया, मान लीजिए कि ये मेरे पास में क्या है, आपका क्यूब है, ठीक है। तो अभी पता कर लेंगे, जैसे मैंने एक क्यूब बना दिया, आपका एक घन बना दिया, इसकी प्रत्येक साइड, अब देखो डायग्राम देख लो, डायग्राम देखो आराम से, इसकी जो साइड है ये भी मान लीजिए कि 2x है, ठीक है। इसकी हाइट है, इसकी विड्थ है, वो सब क्या है हमारे पास 2x है। ये इसकी हाइट जो है वो भी आपकी 2x आ गई, कंप्लीट। तो कहने का मतलब अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं तो v बराबर 2x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2z। v का जो मान आ गया मेरे पास 8xyz, समीकरण नंबर 1 मेरे पास में आ गया। यही तो बात थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो समीकरण आपको दे रखा है, आप लिखो एंड करके यहाँ पे, दूसरा जो समीकरण आपको दे रखा है वो है 1 इज इक्वल टू में x² अपॉन में a² प्लस में y² अपॉन में b² प्लस में z² अपॉन में c²। बात क्लियर। तो यहाँ पर y1 बराबर मेरे पास ये इक्वेशन आपको दे रखी है इलिप्सोइड की, दीर्घवृत्तज की, और मैंने जो कहानी अपनी है उसको बनाई ली है। किसकी कहानी अपनी, ये बता रहा नहीं, आयतफल कुछ बोल रहा था, उसको मैंने आपको बता दिया है। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि जो अंदर ये अपने घनाभ बनाया है या फिर घन बनाया है, क्यूबॉइड जो बनाया है अपन ने, अब साफ सी बात है अगर हमने सारी भुजाएं आपस में बराबर ले ली हैं तो ये क्यूब ही है। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ये जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा ना, इसका जो आयतन निकलेगा उसको हमें मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम बताना है, क्योंकि वो वही बोल रहा है आपसे, अधिकतम आयतन वाला, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, दो इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब दोनों इक्वेशन आने के बाद तो आपका मन यही कह रहा होगा गुरुजी इसमें क्या है, अब फटाफट से काम करना स्टार्ट कर दो। देखो भैया, जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी। देखो, टोटल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का हमने टोटल डेरिवेटिव करना स्टार्ट करा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर भी कर देता हूँ। हाँ भाई, तो समीकरण नंबर 1 और मेरे पास 2 आई है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 जो मेरे पास में है, अब इनका क्या करें, हम इनका डेरिवेटिव कर रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का डेरिवेटिव करो आप, क्या निकलेगा, dv इज इक्वल टू, अब 8xyz है, तो एक काम करो, सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे 8x का हो जाएगा 1, yz ऐसे कैसे, और फिर आपका ये हो गया dx, x का 1 नहीं हुआ, x का dx हुआ है, समझ रहे हो आप। फिर उसके बाद में प्लस में 8, फिर मैंने कांस्टेंट कर दिया, किसको, x को कर दिया और z को कर दिया, यह हो गया आपका dy, प्लस मेरे पास में फिर 8, फिर आपका जो है z को तो करना पड़ेगा ना, x हो गया और y कांस्टेंट, और ये मेरे पास dz।
एक एक करके तीनों का डेरिवेटिव फटाफट से चिपका दो, मामला ख़त्म। तो यहाँ पर वी डी वी बराबर 8yz dx जो भी है आपके पास निकल के आ चुका है। क्लियर बात है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर हमें प्लस करना है, तो बीच में प्लस का चिन्ह मतलब चिन्ह भी लगा दीजिए। ठीक है, तो एक अभी प्लस से नहीं कर रहे हैं ना अपन, एक मिनट रुको, अभी प्लस थोड़ी करेंगे, बाद में करेंगे। चलो, तो यहाँ पे अब समीकरण नंबर 2 है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव करा 0 आ गया। एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में x का dx, वाई स्क्वायर का 2y फिर dy अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस मेरे पास में जेड स्क्वायर का 2z मल्टीप्लाई में dz अपॉन में सी स्क्वायर। समीकरण नंबर ये आप देख सकते हो कि ये 3 आ गई मेरे पास और ये मेरे पास 4 आ गई। अब क्या करूँ मैं, अब कुछ में नहीं है, समीकरण नंबर 3 और 4 में देखो अगर कोई गुणांकों की कमी पड़ रही है तो उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फटाफट से वो काम करिए भाई, काम तो करना पड़ेगा ना, कोई समस्या किसी को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो, अब यहाँ पे दिमाग आपको ये लगाना है कि यार यहाँ पे हम किसको कैसे मल्टीप्लाई करें। अब देखो सिंपल सी बात है, छोटा सा बच्चा बता देगा, वो कहेगा गुरुजी अब आप इतनी बार आपने सवाल करके बता दिया है तो अब इतना दिमाग तो लगा ही सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 को देखो ध्यान से आप एक बार। समीकरण नंबर 3 के अंदर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8 8 8 मेरे पास में आ रहा है। तो कहने का मतलब समीकरण नंबर 3 को तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है। प्लस करूँगा मैं यहाँ पे और 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इक्वेशन नंबर 4 को, क्योंकि आप देखोगे तभी आपके जो गुणांक हैं वो बराबर हो पाएंगे। तो अब इस सवाल के बाद आप कन्फर्म सीख जाओगे कि यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है। नहीं, कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे 2 से क्यों करा, यहाँ पे 1 से क्यों किया, यहाँ पे लैम्डा से क्यों किया, आपने पिछले सवाल में 2 से किया था। अरे भैया दोनों के अंदर आप गुणांकों को बराबर कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको, बस वो करना है। अब समीकरण नंबर 3 देख लो, समीकरण नंबर 4 को जब मैं यहाँ पे 4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 8 लैम्डा एक्स 8 लैम्डा वाई ये बराबर आ जाएगा। तुम आगे चलो फटाफट से। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगले स्टेप के अंदर। चलो भाई, हाँ भाई, तो अब देखो मल्टीप्लाई करोगे जब आप तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेरे पास में इधर डी वी ऐसे कैसे इज इक्वल टू में, अब ऊपर का समीकरण नंबर जो 3 था वो तो सेम टू सेम रहेगा ना, तो 8yz प्लस में 8xz dy प्लस में 8xy ये अपने पास ऐसे कैसे प्लस में इधर मैंने मल्टीप्लाई कराया 4 लैम्डा से और अंदर की तरफ क्या है मेरे पास 2x अपॉन में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में dx प्लस मेरे पास में है 2y अपॉन में बी स्क्वायर और dy मेरे पास में है प्लस में 2z अपॉन में सी स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में dz है, और ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। अब आप ध्यान से देखोगे तो पूरी वैल्यूज़ में 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिया। मैंने dx का कोफिशिएंट बनाया तो देखो ये रहा dx ये रहा dx, मैंने चुपचाप बनाया dx का कोफिशिएंट तो देखो क्या बनेगा, 8 तो मैंने बाहर निकाल लिया तो देखो yz प्लस में लैम्डा का ध्यान रखना, तो लैम्डा x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस करा। उसी प्रकार मैंने कोफिशिएंट बनाया dy का बनेगा एक्स जेड प्लस में लैम्डा वाई अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स वाई और प्लस में लैम्डा जेड अपॉन में सी स्क्वायर बाहर में डी जेड ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, फॉर स्टेशनरी पॉइंटों के लिए स्तब्ध बिंदुओं के लिए फटाफट से काम चालू कर दो। फॉर स्टेशनरी पॉइंट स्तब्ध बिंदुओं के लिए, अब सुनना भैया, स्तब्ध बिंदुओं के लिए हम क्या करेंगे, देखो वाई जेड प्लस में लैम्डा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बराबर 0, एक्स जेड प्लस में लैम्डा वाई अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 0,
एक्स वाई प्लस में लैम्डा जेड अपॉन में सी स्क्वायर बराबर 0। यही तो करना है मुझे। गुरुजी समीकरण नंबर 4 तो पीछे हो गया था, ये 5, ये 6 और ये 7। और मैंने क्या कहा था चुपचाप आपसे कि बराबर 0 करने के बाद समीकरण नंबर 5 को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, प्लस करना है समीकरण नंबर 6 को मल्टीप्लाई करना है वाई से, प्लस करना है समीकरण नंबर 7 को मल्टीप्लाई करना है जेड से, और उनको जोड़ दो आपस में, फटाफट करके काम निपटाओ। जैसे मैंने जोड़ा, अब ये काम अगर मैं इधर कर दूँ तो अच्छा रहेगा कि इधर की साइड में, ठीक है, तो इधर नहीं इधर ही कर देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर दो और ये काम अपना इधर ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे थोड़ा इधर कर दो ना, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, देख लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे इनको जोड़ा आपस में, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा मैं एक्स से, तो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो ये बन जाएगा आपका 3xy जेड, ये पूरी टर्म। प्लस में यहाँ पे इधर देखो लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर की तरफ हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अरे कुल मिला के बात ये है कि जो हमारे पास समीकरण नंबर हमने फर्स्ट और सेकंड निकाले थे ना, वो दोनों इक्वेशन यहाँ पे दोबारा बन जाएगी। तो आप देखोगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 3xy मेरे पास में है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप वैल्यू को निकालोगे, भाई समीकरण नंबर 1 को देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 में क्या है मेरे पास, v बराबर है 8xyz, ठीक है ना, 8xyz है। तो वहाँ से अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के रख दो, किसकी वैल्यू निकालोगे, 3xyz की वैल्यू को निकाल के रख दो, तो हमारे पास xyz का जो मान निकालोगे ना आप, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा v अपॉन में 8, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, समीकरण नंबर 1 जो है यहीं पे लिख लेते हैं ना अपन, तो समीकरण नंबर 1 मेरे पास में है, उसकी वैल्यू है v इक्वल टू 8xyz। अगर मुझे xyz का मान रखना है तो v अपॉन में 8 आ जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ पे आप मान रख दो 3v अपॉन में 8, मेरे पास मान आ जाएगा। तो रखो भैया फटाफट से, ये मैंने मान रख दिया यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई v अपॉन में 8 प्लस में लैम्डा, इस पूरे की जो वैल्यू थी इसकी 1 थी, किसी को याद है क्या, 1 ही थी इसकी वैल्यू, समीकरण नंबर 2 से इज इक्वल टू आपका 0। यहाँ से मैंने लैम्डा का मान निकाला, तो लैम्डा बराबर मेरे पास में कितना आ गया, माइनस का 3v अपॉन में 8। अब इस लैम्डा को क्या करना है, बच्चे कह रहे हैं सर लैम्डा का कुछ भी मत करो, समीकरण नंबर 5, 6 और 7 में आप लैम्डा का मान रख दो, हमारे पास में वैल्यू को मतलब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी निकल के, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे तो आपका काम बन जाएगा, निकालो फटाफट से, आओ भैया करते हैं कोशिश। तो जैसे ही मैंने समीकरण नंबर 5 के अंदर रखते हैं पहले वैल्यू को ना, तो समीकरण नंबर 5 मेरे पास दिख रही है आप सभी को, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में वैल्यू को पुट करा मैंने, वाई जेड प्लस में लैम्डा का मान माइनस का 3v अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में x अपॉन में a स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, चलो भाई ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको उधर ले जाता हूँ, तो वाई जेड बराबर 3vx अपॉन में 8a स्क्वायर, मैंने क्या करा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो भैया, ब्रैकेट में लिख लो कि x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर मैंने किया है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जेड मेरे पास निकल के आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि एक्स वाई जेड का जो मान है हमने ऊपर निकाला था v अपॉन में 8, सही हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो v अपॉन में 8 इज इक्वल टू 3vx स्क्वायर अपॉन में 8a स्क्वायर, 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से v से v आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर ध्यान दो, ध्यान से बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 बचेगा इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर अपॉन बचेगा a स्क्वायर, और अगर मुझे यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन में 3 और x का जो मान आएगा a अपॉन में अंडर रूट 3। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अब आप बता दीजिए कि x का मान आपके पास आया या नहीं आया। सवाल लेंदी होंगे, बड़े होंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मस्ती से सीखोगे ना, मज़े के साथ में, तो क्या कहोगे, गुरुजी मज़ा आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वही वाली फीलिंग आनी चाहिए, नहीं तो फिर मज़ा वाली बात नहीं है भैया। क्लियर है? तो आपने यहाँ से x का मान निकाल लिया, ठीक है। आप यहाँ पे इसी प्रकार करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू को पुट भी कर देना यार। समीकरण नंबर 6 में 7 में लैम्डा का मान पुट करो, समीकरण नंबर 6 से और 7 से आप वैल्यू को निकाल लो। किस किस का मान आएगा, y का मान आ जाएगा और आपके पास में z का मान भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं अपन। तो यहाँ तक की कहानी तो एकदम क्लियर है। आप अगर साथ साथ ना लिखते हो और अगर मेरी बातों को बिल्कुल केयरफुली सुनते हो तो मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट क्लियर है। अब साथ साथ में लिखते हो ना तो कभी कभार कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं, तो वीडियोस को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, देख लो भैया। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भैया, अब ध्यान सुनो, मेरी बात को बिल्कुल केयरफुली सुनना भैया। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो समीकरण नंबर इक्वेशन 6 में वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन 6 पुट वैल्यू, ठीक है, सेंटेंस नहीं बना लेकिन बना लेना आप। एक्स जेड माइनस का 3v/8 लेमडा का मान रख दिया है, मल्टीप्लाई में y अपॉन में वही आपका b² बराबर 0। वही काम करना है, एक्स जेड बराबर उधर ले जाओ तो 3v/8 और अपॉन में क्या है हमारे पास, b² भी है, y भी है। दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स वाई जेड मेरे पास बन जाएगा, इधर y² आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास वही आपका v/8 बन जाएगी और इधर हमारे पास वही 3v/y² अपॉन में 8b², 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास y का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास b/√3। मैं लिख रहा हूँ इसी प्रकार करके, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसी प्रकार सेम एज इट इज z बराबर c/√3। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास में एक्स वाई जेड का जो मान आया है, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं यार, ज़्यादा कोने में हो गया ये, ठीक है। तो अब आप बिल्कुल कान खोलकर सुन लो भैया ध्यान से कि आपका जो x का मान आया है वो मेरे पास में है a/√3, y का जो मान आया है b/√3 और एक्स वाई जेड का जो मान आया है c/√3 आया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स वाई जेड जो मेरे पास में है, इन तीनों की वैल्यू आपके सामने देख सकते हो कि तीनों वैल्यूज़ लगभग बराबर हैं, a/√3, b/√3, c/√3। कहने का मतलब इनकी जो साइड्स आएंगी एक्स वाई जेड जो आएंगी निकल के, वो लगभग सेम आएंगी आपकी। अगर सेम आएंगी तो आप कह सकते हो कि गुरुजी ये आपका बन जाएगा क्यूब, ये आपका एक घन बन जाएगा। तो क्लियर सी बात है, घन आपका बन चुका है। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि घन यहाँ पे बन गए, और घन अगर यहाँ पे बन गया है तो पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब जिस शेप, जिस आकृति के पीछे मैं काम कर रहा था कि यहाँ पे कौन सी आकृति निकल के आएगी, वो जो नाम आ रहा था ना रेक्टेंगुलर, ठीक है, पैरापिपॉइड, जो भी नाम आ रहा था, वो जो आयत फल है वो कन्फर्म हो गया है कि वो मेरे पास में क्यूब निकल के आएगा, घन निकल के आएगा। बात क्लियर है? अब ये तो पता चल गया घन निकल के आएगा, लेकिन उसने क्या कहा था, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है, अधिकतम आयतन प्रूफ करना है। प्यारे बच्चों, अब मुझे वापस से जो पीछे वाला मेथड है उसकी तरफ चलना पड़ेगा। जो हमने पीछे डिस्कस किया ना मेथड, वो मेथड क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स को 0 के बराबर करने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव करके, ठीक है, और जो आपका आर का मान आता है, याद है आपको, मेरे पास में आर, एस और टी, इन तीनों को याद है भैया, याद है क्या भैया? और आर टी माइनस का s² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और r लेस देन 0 होना चाहिए, तब जाके जो कंडीशन बनती है ये मैक्सिमा की कंडीशन बनती है। ये आपको याद है कि भूल गए? याद तो होनी चाहिए बात। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये s और t से कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे पॉइंटों के बारे में कुछ भी नहीं बताना, मुझे केवल ये प्रूफ करना है कि जो अब मेरे पास में फिक्स हो चुका है कि घन होगा, क्यूब होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए केवल ये कर दूं कि आर का जो मान है वो लेस देन 0 आ जाए, आर का मान अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपका वॉल्यूम आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर, एस और टी मेरे पास में है, तो मुझे एक बात बताओ, आर जो होता है वो क्या होता है? अगर मैं आर की वैल्यू बात करूं तो आप कहोगे गुरुजी डी एफ अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी टू एफ अपॉन में डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो भैया फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी इलिप्सोइड की वो क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बराबर 1। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना भैया, मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा, मैं टोटल डेरिवेटिव नहीं करूँगा। हम पीछे वाली एक्सरसाइज में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में 2z अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे साफ सी बात है y का 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था आपसे, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, क्योंकि मैंने एक बात और बताई थी आपको कि मैं यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि z जो आपका फंक्शन होता है वो x और y का होता है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगा ना तो देखो x का ही होगा, y का और z का तो 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने सेकेंड एक्सरसाइज में अपन घुसे थे तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि z जो आपका फंक्शन होगा x और y का होगा। तो इसलिए देखो z का हो गया z, मतलब यहाँ पे हो गया 2z अपन में सी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में तो z का हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स मेरे पास में हो जाएगा। बात क्लियर है ना? अरे भैया क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है? चलो, अब उसके अलावा बराबर में आपका हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे अगर, और ये स्मॉल डी बनाना आप पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर, अगर मैं यहाँ पे डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूँ तो माइनस का सी स्क्वायर, देखो डी जेड मेरे पास में है, ये उधर जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स। ठीक है, ये मेरे पास 2 भी तो है, लेकिन 2 तो यहाँ पर भी है, 2 तो यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये मेरे पास जेड नीचे की तरफ आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन में ए स्क्वायर जेड निकाल के चेक कर लेना भैया। ठीक है, v बराबर मेरे पास में क्या था 8xyz, यही तो निकाला था वैल्यू आपने। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव करो भैया, किसका डेरिवेटिव करो? इसका डेरिवेटिव करो आप x के रेस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे करा dv अपॉन में dx, तो कितना आ गया भाई देखो 8, और y मेरे पास में, y तो कांस्टेंट है ना, तो 8y मेरे पास में। यहाँ पे देखो z को मैंने कांस्टेंट करा, प्लस में ये हो गया, मतलब x का तो 1 हो गया, फिर हमारे पास z बच गया, प्लस में x डॉट में डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब डेरिवेटिव करना भी आपको नहीं आता क्या? मैंने देखो कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करा, तो देखो यहाँ पे 8y तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, मैंने x का किया तो 1 हो गया, तो z बच गया, प्लस x कांस्टेंट बचा तो z का डी जेड अपॉन में डी एक्स हो गया। सीख गए? उसके बाद क्या करेंगे देखो 8y ऐसे कैसे, z प्लस में x मल्टीप्लाई डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमने क्यों निकाली थी? क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू को पुट करना था, बस अपना काम हो गया। माइनस का सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में x अपॉन में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में z, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया भैया। ब्रैकेट को बड़ा बना लो थोड़ा सा, तो मेरे पास यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स का मान आपके सामने आ गया। अब साफ सी बात है कि मुझे एक बार वापस से डेरिवेटिव करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू क्या कहती है, आर बराबर डी टू एफ अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे देखो डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो आपकी वैल्यू आपको सामने दिख रही है ना 8y वाली, इसको एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखो 8y तो मेरा प्यारा कांस्टेंट बाहर बैठा है। अब देखो z मेरे पास में है, z का करोगे तो क्या आ जाएगा देखो डी जेड अपॉन में डी एक्स, प्लस करो यहाँ पे। ठीक है, अब प्लस करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अंदर माइनस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे लगाओ माइनस,
अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है और ये मेरे पास में है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कर लोगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x मेरे पास में आ जाएगा, ठीक है। और अपोन में मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर, वो तो है ऐसे कैसे, और अपोन में आपका जेड भी साथ साथ में दिख रहा है। फिर उसके बाद में प्लस करेंगे यहाँ पे। अब प्लस क्यों करेंगे, सुनना मेरी बात, हमने x का कर दिया, 1 में जेड भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1 में जेड। तो अब यहाँ पे मैं x को कांस्टेंट रखूँगा, मतलब देखो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, अपोन में a भी कांस्टेंट है। फिर मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव करा 1/z का, 1/z का होता है माइनस का 1/z², लेकिन आपको पता है -1 इसके साथ पहले से चल रहा था, तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका z का dz अपोन में dx आपका हो चुका है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा आपने कि भाई हमने पहले पावर का किया z² का, तो पावर का हो गया, उसके बाद में आपका z का भी dz अपोन में dx हो चुका है। लेकिन अब कई बच्चों का सवाल यहाँ पे ये भी होगा कि सर यहाँ पे हमने dz अपोन में dx कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप अभी कर रहे थे, मैं थोड़ा स्टार बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर जब आप यहाँ पे z का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो देखो z² का किया तो मैंने करा 2z मल्टीप्लाई में dz अपोन में dx, लेकिन सर आप जब x² का कर रहे हो तो केवल 2x ही लिख रहे हो आप यहाँ पे dx अपोन में dx क्यों नहीं लिख रहे हो, अरे भैया लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। ये बच्चों के मन में सवाल आता है जनरली, वो पूछते हैं मेरे से, तो मैं पहले ही बता दिया आपको। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, प्लस आ गई ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे एक काम करो, छोटा सा काम क्या करना है आपको, वैल्यू को पुट करो। किसकी वैल्यू पुट करो, dz अपोन में dx की वैल्यू आपको ऊपर दिख रही है, कहाँ पर है भैया, ये रही माइनस का c² अपोन में x, मतलब c² मल्टीप्लाई x अपोन में a² मल्टीप्लाई z। फिर यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी dz अपोन में dx आपका बन रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव। अब सोचो, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, आप वैल्यू को पुट करके देख लेना। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, अगर सभी को समझ में आ गया है तो देखो ध्यान से, जैसे ही मैं वैल्यू को पुट करता हूं, ध्यान देखना, d2v अपोन में dx² इज इक्वल टू 8y, तो हमारे पास ऐसे कैसे है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने वैल्यू को पुट करा, आप देख सकते हो कि dz अपोन में dx की वैल्यू कितनी है, c² मल्टीप्लाई x अपोन में a²z। इसका माइनस मैंने बाहर ले लिया, इसका माइनस भी मैंने बाहर ले लिया, 2x अपोन में z। यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पर मैंने प्लस ले लिया, क्यों, क्योंकि dz अपोन में dx का जो माइनस था उसको मैंने पहले ही बाहर ले लिया, देखो ये रहा बाहर। तो हमारे पास देखो c² x अपोन में a² मल्टीप्लाई 1 अपोन में z², मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा देखो c² मल्टीप्लाई x अपोन में a², ब्रैकेट बंद कर दो। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू है d2v अपोन में dx², वो हमारे पास में क्या रहा भैया, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं अपन r से डिनोट करते हैं, और r का जो मान है वो नेगेटिव में आ रहा है, मतलब 0 से छोटा है। 0 से छोटा होगा तो आपका जो v है वो आपका मैक्सिमा होगा। ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। तो आप यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से लिखना चाहो तो एक काम और कर सकते हो, भी आर का जो मान है मेरे पास क्या आ गया है, आप देख सकते हो 0 से छोटा आ गया। तो प्रॉपर एक बात लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि मेरे पास जो पॉइंट आए थे x बराबर a अपोन √3, b और y बराबर मेरे पास क्या आया था b अपोन में √3, और z बराबर c अपोन में √3। इन तीनों पॉइंटों पर आपका आयतन का जो मान है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आप आराम से लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इन पॉइंटों पर v मैक्सिमम होगा, बस इतना लिख दो और यह आपका कंप्लीट 100% आंसर आपके सामने है। पूरा सवाल कर लिया है। इस पूरे सवाल में मात्र 2 बातें सीखने की थी।
एक तो आपका डायग्राम जो आपका था किसका, परवलज का इनका डायग्राम था, और एक बस यहाँ पे थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन मैंने करी थी, मतलब इसमें क्या है कि ये पिछले वाले मेथड को भी मिक्स कर दिया है इसके अंदर। एक तो हमने एक्स वाई जेड का मान तो निकाला, पॉइंटों का मान, लेकिन उसके बाद में हमने क्या करा, आर का जो मान है वो लेस देन 0 भी बताना पड़ा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करके बताना था। उसको बताओ भैया कि वो मैक्सिमम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब लास्ट सवालों में क्या करते थे कि हम ऐसा इक्वेशन निकालते थे जो कि मैक्सिमम या मिनिमम देगा, लेकिन उसने यहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम देगा, उसने बोल दिया कि मैक्सिमम बताना पड़ेगा आपको। तो मैक्सिमम के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।